कि नीतीश कुमार के विकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या सोच है, 2025 में इसका क्या परिणाम होगा। जीतन राम मांझी की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, तो ये तीनों मिलकर के नीतीश का विकल्प नहीं बन पाए। रामविलास पासवान के समय से ही 3 लोगों का नाम बिहार में चलता था, लालू, नीतीश और रामविलास। जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मन मुताबिक 2019 में अपने जीती हुई सीटें छोड़ने को तैयार थी, वो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से एक मात्र बात के लिए कि जा करके मीडिया में कह दीजिए कि जीत हार का आंकड़ा चाहे जो भी हो, लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं। भीतर की बात में आज एक बार फिर से आपके सामने वही विषय है कि आखिर नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में कितनी है। दोनों ही गठबंधन में नीतीश कुमार की बराबर पूछ होना इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अभी भी सशक्त हैं, सक्षम हैं और उनके बिना सरकार बनाना मुश्किल है। असंभव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश भी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि कांग्रेस नीतीश कुमार का विकल्प बनने की तैयारी कर रही है, तो वहीं चिराग पासवान की भी हमने चर्चा की। तो और कई ऐसे दल हैं जो बार बार ये प्रयास में लगे हुए हैं कि वो नीतीश कुमार का विकल्प बने। कभी जीतन राम मांझी को भी आपने देखा होगा, उपेंद्र कुशवाहा लगातार उनका विकल्प बनने की कोशिश कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी बनाई तो वो भी नीतीश कुमार का ही रिप्लेसमेंट अपने आप को समझ रहे थे। लेकिन इसके बीच में आपने देखा होगा कि और भी कई बातें हो गई। आरसीपी सिंह सामने आ गए और आरसीपी सिंह भी चूंकि नीतीश कुमार की जाति से आते थे, नीतीश कुमार के साथ लंबा समय बिताया, राजनीति किए, अफसरी किए, सब कुछ करके नीतीश कुमार को समझे और समझने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार के बाद वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन कल जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया तो 2 नीतीश कुमार के जो करीबी रहे हैं वो एक साथ आए। तो इसको लेकर के कहा जा रहा था कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। इसी बीच में आईपी गुप्ता का भी नाम आ गया। चिराग पासवान ऑलरेडी पहले से, रामविलास पासवान के समय से ही 3 लोगों का नाम बिहार में चलता था, लालू, नीतीश और रामविलास। इन तीनों को बिहार की राजनीति का एक्सेस माना जाता था, धुरी माना जाता था। खास करके रामविलास पासवान ने बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। 2005 में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी बातें हो गई। उनके जीते हुए विधायक भाग गए, बहुत सारी बातें हुई। 6 महीने के अंदर में बहुत कुछ देखना पड़ा उन्हें। और यही कारण था कि जब 2005 के बाद 2009 में जब चुनाव हुआ तो उनको हार का भी सामना करना पड़ा। और ये इसी सब का इफेक्ट था। 2009 में हारने के बाद उन्होंने कोशिश किया कि वो अब अपनी पार्टी की तरफ रहेंगे। 2010 में राज्यसभा गए भी, लेकिन उसके बाद से सब कुछ आपको पता ही है कि उन्होंने अपनी पार्टी और संगठन पर काम किया और 2014 में फिर से रिवाइव होकर के लौट के आए। लेकिन बिहार की राजनीति में नहीं, केंद्र की राजनीति में उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई थी और लगभग 6-7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उनको अनुभव प्राप्त था। नीतीश कुमार की राजनीति की जब भी चर्चा होती है तो बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार का कोई भी विकल्प नहीं मिला है। सुशील मोदी को कहा जाता था, लेकिन सुशील मोदी ने कभी भी नीतीश कुमार का विकल्प बनने की कोशिश नहीं की। और यही कारण था कि 2020 तक नीतीश कुमार के साथ 2017 में जब नीतीश कुमार वापसी किए तब तक और 2020 के चुनाव तक सुशील मोदी नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा भरोसेमंद और एक दूसरे के, कहा जाता था कि सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तेजस्वी यादव का दावा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। वो उनकी अपने गठबंधन में बड़े नेता के रूप में भी सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन देखा जाए तो व्यवहारिकता में साफ नजर आता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का विकल्प बन गए हैं। और उस विकल्प के तौर पे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव निर्विरोध रूप से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, यानी नीतीश कुमार के विकल्प जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी है वो आखिर क्यों डरी हुई है? कहा जाता है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। नीतीश कुमार जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको आपत्ति हुई थी और उसको लेकर के उन्होंने जब अपने आप को अलग किया, तब से नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है। 2010 के चुनाव की बात करें, 2005 के चुनाव की बात करें तो 2005 में नीतीश कुमार जब
चुनाव जीत करके आए तो 2005 में नीतीश कुमार 139 सीटों पर लड़े थे और 88 सीटें जीत करके आए थे। भाजपा उनकी सहयोगी थी जो 102 सीटों पर लड़ी थी और 55 सीटें जीत करके आई थी। दोनों कंफर्टेबल मेजोरिटी में 2005 से लेकर 2010 तक सरकार चलाई। ये लालू प्रसाद के शासनकाल का अवनति था और नीतीश कुमार के उठान का समय था। 2010 में उनको मिला मौका। 5 साल के किए गए कार्यों के आधार पर जनता ने उन्हें जज किया और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का नाम देकर के 2010 में उनको 141 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और 141 सीटों में से उन्हें 115 सीटें दिया गया। बिहार की जनता ने उन्हें एक मौका और दिया था कि वो बिहार को और ज्यादा बेहतर और विकसित राज्य के श्रेणी में लाए। वहीं 102 सीटों पर लड़ करके 91 सीट जीत करके बेहतर प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी फल फूल रही है। ऐसा हो भी रहा था, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों जगह प्रदर्शन बेहतर हो रहा था। लेकिन ये रिश्ता जो है 2013 में विखंडित हो गया और यहां से नीतीश कुमार की दूसरी यात्रा शुरू हो गई। इस यात्रा में नीतीश कुमार का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 36 सीटों पे चुनाव लड़े, मात्र 2 सीटें, 38 सीटों पे चुनाव लड़े, 36 हार गए, 2 सीट जीत करके आए और यहां नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा। और नीतीश कुमार को यह समझ में आने लगा कि जो पिछले 10 साल उन्होंने बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित रखा है, उसका नतीजा ये हुआ कि उनको जिसका समर्थन चाहिए था नहीं मिला। भाजपा का विरोध करके और भाजपा को यह कह करके कि वो कॉम्युनल है, गोधरा कांड से लेकर के गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के, सभी बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का विरोध करके उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने का फैसला लिया, मुस्लिम समाज ने उसका उनको पूरा कहा जाता है कि न्याय उनके साथ नहीं किया, जैसा कि नीतीश कुमार का सोचना है। और यहीं से नीतीश कुमार का ग्राफ जो है गिरा भी और नीतीश कुमार का मुस्लिम समाज के प्रति, जिनको वो समझ रहे थे कि ये हमको वोट करेंगे, रह करके एनडीए गठबंधन में उन्होंने कभी भी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा की और भारतीय जनता पार्टी को एग्रेसिव नहीं होने दिया। ये सभी का वो चाहते थे कि उनको इनाम मिले, रिटर्न गिफ्ट मिले, लेकिन नहीं मिला तो यहां से वो अपने दूसरे रास्ते निकल पड़े। 2015 के चुनाव में उन्होंने देखा कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जिस वोट बैंक के सहारे, जिन लोगों के सहारे वो भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह किए थे, वो उनका गलत दांव बैठ गया। अब यहां से नीतीश कुमार की यात्रा लालू प्रसाद के साथ शुरू होती है। उसी लालू प्रसाद के साथ मैं जगह पर आ रहा हूं और इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं ये कहूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को क्यों अपने साथ रखना चाहती है, तब आपको ये बात समझ में आने लगेगी। नीतीश कुमार को तब यह समझ में आने लगा कि अब उनके पास विकल्प नहीं है और जिस लालू प्रसाद का वो बुराई करते थे, 2005 में उनके शासनकाल की कमियां निकाल करके वो सत्ता में आए थे, जिसके चलते जनता ने भी उनकी बातों पर भरोसा किया था और 5 और 10 में उनको अपार बहुमत दिया था। वही दूसरे नंबर की पार्टी उनको बना दिया 2015 में और लालू प्रसाद, जिनके विरुद्ध वो चुनाव लड़के आए थे, वो फिर से एक बार पनप गए, 80 सीटें जीत करके आए और नीतीश कुमार 71 पर आकर के अटक गए। यहां भी 5-6 महीने के बाद सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार को कॉम्प्लेक्स फील होने लगा कि बड़े भाई के रोल में तो नीतीश कुमार जरूर है, लेकिन डोमिनेट जो है वो लालू प्रसाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ने लगी और 2 साल के भीतर ही नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि ना, उनसे शायद गलती हो गई है और उन्होंने अपने आप को फिर से नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ लिया, यानी एनडीए के साथ वो चले आए। ये वो एनडीए था जिस एनडीए से नीतीश कुमार बाहर गए थे और रामविलास पासवान से लेकर के जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने उस एनडीए को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में साथ देने का कोशिश किया था। ये 3 विकल्प नीतीश कुमार पर भारी नहीं पड़ सके और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को रेड कार्पेट बिछा करके बुलाने में कोई उज्र नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तीनों मिलकर के जो सत्ता नहीं दिला पाए, वो नीतीश कुमार आते ही सत्ता में वापसी करा देंगे। नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए है। यह नीतीश कुमार का विशेषता रही है और नीतीश कुमार की इस विशेषता को भारतीय जनता पार्टी समझ पाई है। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, तो ये तीनों मिलकर के नीतीश का विकल्प नहीं बन पाए और 2017 में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की वापसी कराई। उसके बाद से आप क्या हुआ, ये सब बात आप जानते हैं। बिछड़े सभी बारी बारी हुआ और अंत में 2019 के चुनाव में
उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये दोनों अपने अपने लिए अलग विकल्प की तलाश किए और सभी महागठबंधन की चले गए। यहां तक कि महागठबंधन में जो चुनाव लड़े थे उनमें कांग्रेस थी, राष्ट्रीय जनता दल थी, वीआईपी जो मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी बनाई थी, उन्होंने 3 सीट पे चुनाव लड़ा था। 3 सीट पे जीतन राम मांझी को मिला था और 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिला था, क्योंकि 3 सीट तो वो जीत करके ऑलरेडी 2014 में सरकार का हिस्सा बने थे। लेकिन वो उन्हीं 5 सालों में उनके वो जो दोनों सांसद थे वो फरार हो गए थे, उनसे अलग अपना आइडेंटिटी बनाने लगे थे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ ये सब कुछ हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आने लगा कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता, नीतीश कुमार ने जो सरकार में उसकी वापसी कराई थी, जिसका गिफ्ट नीतीश कुमार को 2019 के चुनाव में मिला, और अपनी जीती हुई सीटें भी हार छोड़ करके नीतीश कुमार को अपने बराबर ला करके खड़ा कर दिया। बड़े भाई के रोल में बिहार में नीतीश कुमार फिर से आ गए। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार ने जो जीतोड़ प्रयास किया, 17 में से 16 सीटें जीत करके आए। और यहां भी नीतीश कुमार भले ही मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने विद्रोह नहीं किया कि वो अलग चाहेंगे, अलग हो गए। यहां से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो गई और इस यात्रा में नीतीश कुमार को 2020 का चुनाव नजर आ रहा था और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ रही थी कि 2019 में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, इसके पीछे का रणनीति बहुत बड़ा है। वो 2020 में भारतीय जनता पार्टी को उसका सूद समेत बदला लेंगे और निचोड़ेंगे। निचोड़ा भी। 2020 का चुनाव आया और 2020 के चुनाव में क्या कुछ हुआ आपको सब पता है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की शर्तों पे सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, लेकिन अभी भी पूरा मामला सुलझा नहीं था, कुछ ना कुछ बच गया था। सीट शेयरिंग के समझौते पर जब बात बन गई, सीटों पर सब कुछ फरिया गया कि किसको कहां चुनाव लड़ना है, किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, कौन सा विधानसभा किसको अलॉट किया गया है। यहां तक कि बात यह तय हो गई कि जीतन राम मांझी के साथ क्या होगा। 121 और 122 का फॉर्मूला तय हुआ और इस फॉर्मूले के साथ आपको याद होगा कि जब फॉर्मूले पर मीडिया के सामने बात रखने की शुरुआत हुई तो ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने एक छोटा सा पेच फंसा दिया। और नीतीश कुमार की विशेषता इसीलिए है और इसी से भारतीय जनता पार्टी डरती है नीतीश कुमार से। हम ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार के विकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या सोच है, 2025 में इसका क्या परिणाम होगा। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हुई, क्योंकि उसके पास चिराग पासवान जैसा विकल्प अब नहीं रह गया था। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए थे और उन्होंने ये घोषणा भी कर दिया था कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास एक विकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने बहुत कमजोर हो गई थी। जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मन मुताबिक 2019 में अपने जीती हुई सीटें छोड़ने को तैयार थी, वो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से एक मात्र बात के लिए कि जा करके मीडिया में कह दीजिए कि जीत हार का आंकड़ा चाहे जो भी हो, लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी समझाती रह गई कि चुनाव के बाद हम फैसला कर लेंगे, आप काहे परेशान हैं, आप ही रहिएगा, हम लोग आपको वादा कर रहे हैं ना। अब इससे ज्यादा भरोसा क्या दे सकते हैं, प्रधानमंत्री से कहवा दें। प्रधानमंत्री ने कहा अरे काहे आप टेंशन ले रहे हैं, आपके लिए हमने सीट छोड़ दिया महाराज, और अब छोटा सा बात कर रहे हैं, इसमें घोषणा करने जैसी क्या बात है, आप घोषित हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो भाई नीतीश कुमार है, वो जान रहे थे कि कहीं भाजपा उनके साथ खेल न कर दे, और हो भी जाता, क्योंकि 74 सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प बहुत सारे खुले थे, क्योंकि 4 और उसके साथ जुड़ गए थे, यानी 92 सीट पर वो खड़ी थी और यहां से उसके पास केंद्र में सत्ता थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो चाहती तो कोई भी एंगल घुमा सकती थी। नीतीश कुमार की पार्टी में भी बड़े टूट की संभावना बन सकती थी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत लोगों को नीतीश कुमार से इस बात के लिए नाराजगी थी, खुन्नस था कि वो बार बार इधर से उधर क्यों हो रहा है। कई लोगों को सीटें गंवानी पड़ी जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की तरफ आए थे। विधानसभा के चुनाव में कई लोग मजबूरन इधर से उधर पाला बदलने के लिए हो गए, क्योंकि उनकी सीटें अब भारतीय जनता पार्टी को जानी थी, या फिर वो सीटें वीआईपी को जानी थी, या फिर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को जानी थी। ये सभी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो राजनीतिक पकड़ है उसको मजबूत कर रही थी, और नीतीश कुमार ने ऐसा किया भी।
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को आकर के कई लोग मनाने आए, किसी की बात नहीं मानी। अंततः राजनाथ सिंह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे पहले, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का उस दिन डेट चेंज हुआ, टाइमिंग चेंज हुआ, डेट नहीं टाइमिंग चेंज हुआ, लेकिन उस टाइमिंग चेंज होने के बाद 1 घंटा बिफोर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की घोषणा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को आना पड़ा, और तब जाकर के नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग के समझौते का फैसला किया। 122 और 121 का फॉर्मूला तय हुआ और नीतीश कुमार 43 सीट जीत करके आए। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तय हो चुका था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इस बात का खुन्नस भारतीय जनता पार्टी को था। भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी कि अब नीतीश कुमार को इस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से घेरना पड़ेगा। सीधे तौर पे नीतीश कुमार के लिए एक नई टीम दी गई जो काफी डायनेमिक और एनर्जेटिक के साथ साथ मुखर भी थी, मुंहफट टीम थी। इस टीम को देकर के नीतीश कुमार को बिहार की सरकार चलाने का फरमान दिया गया, स्वीकृति दे दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सरकार चलने भी लगी। रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यहां से अब गेम चेंज हो रहा था। एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा, दोनों को रख करके नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के रास्ते में जो वोट बैंक वाला रास्ता था उसको मोड़ करके अपने तरफ लाने का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के यस मैन थे, उनको किनारा कर दिया गया और उन्हें बिहार से ही बाहर भेज दिया गया दिल्ली। दोनों के बीच में बहुत दिनों तक इस बात का खुन्नस भी रहा सुशील मोदी को कि नीतीश कुमार ने उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि नीतीश कुमार ने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी, कई बार उन्होंने बयानों में भी इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया वो फैसला उसका था, लेकिन ये फैसला दूसरे तरह भी हो सकता था। खैर, इस सरकार में भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहने के साथ साथ कई तल्खी आई, कई बार आपने देखा गतिरोध उत्पन्न हुआ और कई बार नीतीश कुमार, हमने आपको जब केसी त्यागी के बयान सुनाए थे तो उसमें हमने आपको बताया भी था कि केसी त्यागी ने एनडीए में रहते हुए एक प्रयास जरूर किया था कि नीतीश कुमार अगर सहज नहीं है एनडीए गठबंधन के साथ और एनडीए गठबंधन पर दबाव बना रहा है तो चलिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं। और हरियाणा में देवीलाल के जयंती कार्यक्रम में उनको ले जाने का पूरा प्लान था, लेकिन अंततः नीतीश कुमार को शायद, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद नीतीश कुमार दिल्ली में ही थे और दिल्ली में जाने का सारा कार्यक्रम हो गया था। नीतीश कुमार को यहां तख्ती भी लग गई थी, लेकिन अंत में नरेंद्र मोदी से शायद बातचीत हो गई थी और बातचीत के बाद नीतीश कुमार ने अपना इरादा बदल दिया था। 1 साल के बाद वही नीतीश कुमार गए, तब तेजस्वी यादव उनके साथ थे, केसी त्यागी भी थे। तब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे और यही हुआ 2022 में। 2 साल के अंदर में ही फिर से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का दबाव महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि सुशील मोदी के साथ सहज थे, अब ये असहज हो रहे हैं, तो उन्होंने पाला बदल दिया। कई मुद्दे लगाए, कई आरोप लगाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, और इन सब के बावजूद जो स्थितियां बनी उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता से बाहर हो गई और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक सबक जरूर था। खैर, ये भी लंबा नहीं चला। 17 महीने के बाद नीतीश कुमार वापस आ गए और भारतीय जनता पार्टी को पता था कि नीतीश कुमार को क्या देना है, कैसे उनको खुश रखना है, और वही हुआ। नीतीश कुमार को खुश करने में सफल हो गई। 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी मात्र 12 सीट पर आकर के टिक गई, उस भारतीय जनता पार्टी के पास आज 30 सीटें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने के साथ साथ एनडीए गठबंधन का एक नया गठजोड़ बना और उस गठजोड़ में 40 में से 30 सीटें जीतने में सफल हो गई एनडीए गठबंधन, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, जिनमें 12, यानी सिर्फ 12 ही नहीं, 18 सीटों का कह लीजिए, 18 सीटों का योगदान नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के 12, चिराग पासवान के 5, 1 सीट इनकी जीतन राम मांझी वाली, तो 12, 6, 18 सीटें जो है वो नीतीश कुमार के कारण मिले। ये प्लस पॉइंट था और ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ गई है। इन सब के बावजूद आपको मालूम होगा कि आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह अलग हो गए हैं। ये एक बड़ी ताकत है और ये ताकत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। दोनों के पास जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का, हम कई बार बात कह चुके हैं आपको। फिर भी नीतीश कुमार इतना कमजोर हुए। पहले तो मुस्लिम वोटों की हम चर्चा कर लेते हैं कि अब ये नीतीश कुमार 2014 से जो आगे के रास्ते में चले हैं,
तो उन्हें 2014 में मुस्लिम समाज का जब समर्थन नहीं मिला तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे मुस्लिम समाज से अपने आप को अलग करके और ये मान लिया कि अब उनको या तो मुस्लिम एमओआई समीकरण के साथ रहना है या फिर मुस्लिम पर भरोसा ही नहीं करना है। एमओआई पर भरोसा करके वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के साथ बना गए और 2015 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, 170 से ज्यादा सीटें जीत करके आए। इन सबके साथ साथ नीतीश कुमार ने जब 2019 का चुनाव लड़ा तो पूरी तरह से मुस्लिम समाज को छोड़ करके वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चले गए और उसी पर उन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाले मुद्दे पर चुनाव लड़ा। 2020 में भी कमोबेश यही हुआ, एक भी मुस्लिम जीत करके नहीं आए। यहां से नीतीश कुमार का टर्निंग पॉइंट था और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड बिल पर चुप्पी साध ली, बिना शर्त समर्थन कर दिया। हालांकि बाद में आपको पता होगा कि उन्होंने अपने संशोधन भी दिए थे, लेकिन इन सब के बावजूद जो स्थिति बनी है उस स्थिति में नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि 15% की जगह पर 85% पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। और 85% में आप मान के चलिए कि 17% अगर मुस्लिमों को अगर अलग कर दिया जाए, जिनका वोट बैंक कई खेमे में बटा हुआ है, तो नीतीश कुमार के लिए 15% में से पहले तो 5% वोट जो नीतीश कुमार के कारण एनडीए गठबंधन को आता था वो आना बंद हो गया है। ये भी एक बड़ा कारण है जिससे नीतीश कुमार ने मोह भंग किया है। लेकिन इस कमजोरी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश के बिना वो सत्ता में नहीं आ सकती है। चिराग पासवान का कद बहुत बड़ा है। 2024 के चुनाव में चिराग पासवान ने दिखाया है, इससे पहले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर जीत दिलवाने में उनकी भूमिका रही है। इन सबके बावजूद नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में अभी भी चिराग पासवान को स्वीकार नहीं किया है और यह स्वीकार्यता 2020 के चुनाव में निश्चित रूप से आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान का प्रदर्शन इस बात की तरफ इशारा करेगा कि चिराग पासवान विकल्प के रूप में सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं इस पर भी निर्भर करेगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कौन बिहार में आता है। दो गठबंधन, दो दल तो हैं, एक तो राष्ट्रीय जनता दल जो पूरी तरह से स्थापित है एमओआई समीकरण के आधार पर, एक भारतीय जनता पार्टी जिसके पास हिंदुत्व का वोट है, और तीसरा विकल्प जो बनने की तैयारी चल रही है वो तो बन ही रहा है। और प्रशांत किशोर के अलावा आप देखिएगा कि नीतीश कुमार से बाहर होकर के मंगनी लाल मंडल चले गए हैं, कमजोर हुए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उनको भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को जीतन राम मांझी अलग हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा निष्ठा के साथ हैं, उन पर भी भरोसा नहीं है, ज्यादा भरोसा नीतीश कुमार पर है। इसके अलावा आईपी गुप्ता इतना वोट बैंक लेकर के चले गए हैं, जो एक छत्र वोट मिलता था नीतीश कुमार को क्योंकि उन्होंने आरक्षण उनका दिलवाया था, उनके अलग होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नीतीश कुमार पर है। तो क्या यह भरोसा 2025 के चुनाव में रहेगा या फिर इस नए समीकरण के साथ साथ जदयू के गिरते ग्राफ के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी चिराग, मांझी और कुशवाहा से ज्यादा नीतीश कुमार को भाव दे रही है, आखिर क्यों ऐसा कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का अभी भी एक वोट बैंक जो है वो इस वोट बैंक को लेकर के नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में प्रदर्शन करेंगे तो वो उनको साथ दे सकता है, और वो है महिलाओं का वोट। अभी नई बात जो सामने निकल करके आई है, इसमें स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं 2 से 3% वोट जो है मुस्लिमों का उनके साथ छटक रहा है। मांझी कुशवाहा के भारतीय जनता पार्टी के साथ फुल समर्थन के बाद भी नीतीश पर भरोसा करने का मजबूरी रहा है। इसके अलावा चिराग अभी तक अपने आप को उस तरह से प्रूफ नहीं कर पाए बिहार में, क्योंकि बिहार में न तो रामविलास पासवान, मैंने पहले भी कहा, वो भी प्रूफ नहीं कर पाए थे। अब नीतीश कुमार को प्रूफ करना, नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान को प्रूफ करना है और चिराग पासवान इस बार के चुनाव में प्रूफ करेंगे। इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र आइडेंटिटी वाली बात कही है। आईपी गुप्ता को खुद को प्रूफ करना है, अब देखना होगा किस फॉर्म में वो प्रूफ करते हैं। प्रशांत किशोर जो कल तक ये कहते थे कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, आज वो कई पार्टियों का अपने पार्टी में विलय करा लें या जिस तरह से भी इंटरनल अपना सेटिंग वेटिंग करके वो चुनाव में उतरे, ये भी बात देखने को मिल गई है। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो जदयू के भीतर में ललन सिंह, संजय झा, दोनों चौधरी और विजेंद्र यादव के बीच में जो टसन चल रहा है, और खास करके मुस्लिम समाज के नेता जो विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं, उनका भी असर है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पसंद कर रही है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अंतिम ग्राफ आता है, अंतिम जो उसका सर्वे रिपोर्ट आता है, वो क्या कहता है। क्या उसके जगह पर नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में चिराग पासवान या किसी अन्य को स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी? अभी ये वाला जो है आना बाकी है और इस पर हम भी शोध कर रहे हैं कि कितना % वोट जो है नीतीश कुमार का दूसरे खेमे में जा गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने पास लाने में सफल हो पाएगी।
आज के भीतर की बात में हम यहीं विदा लेते हैं। इसी तरह का विश्लेषण जारी रहेंगे, चुनाव तक हम आपके साथ हैं और पूरे चुनाव में एक एक मिनट का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जैसे जैसे करवट ले रही राजनीति हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।